चीज़ों का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, किसी भी चीज़ को रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि याद ही नहीं रहेगी अगर रटोगे तो अब हम शुरू करेंगे हमारे सबसे बेसिक चैप्टर जिसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इनमें हमें केस लॉज भी पढ़ना होगा कि कैसे केसेस कनेक्टेड होते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जब रीड करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को उसमें। तो सबसे स्टार्टिंग हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर ये थोड़ा सा एक ब्रीफ दे रखा है कि जो लॉज हैं वो कहाँ से आए हैं। दैट इज नन ऑफ, यहाँ सबसे फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है बट स्टिल वी शुड रिमेंबर दिस कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कब फॉर्म हुआ। दैट हैज़ बीन फॉर्म ऑन अप्रैल 25, 1872 एंड जब वो फोर्स में कब आया, ये फोर्स में आया हमारा 1 सितंबर 1872। अब इसके पहले हमारे यहाँ पर पहले ब्रिटिश रूल था, जो मुगल रूल था, उस टाइम में कुछ और लॉज चलते थे, फिर टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट हुई किसी भी एक्ट को। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है दैट इज द बेसिक ऑफ एवरी डील। वाई दिस एक्ट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, अगर हम बात करें स्टार्टिंग यहाँ से, जब हमारे पास नॉर्मल चीज़ें होती है, नॉर्मल चीज़ों से मतलब है जब तक कोई हमारे पर कोई चीज़ को इम्पोज नहीं करता हम उस चीज़ पे फोकस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक रूल्स की अगर हम बात करें, जब तक हेलमेट, ये आपको एक डर नहीं है कि हाँ चालान कट जाएगा, हम सेकेंडरी है हमारी सेफ्टी, तो हम उसको फोकस ही नहीं करते कि हमें सेफ्टी पे फोकस करना है, नहीं, और है किस लिए, वो सेफ्टी पर्पज से, बट स्टिल वी पीपल डोंट फोकस ऑन दैट। हमारा है कि नहीं आगे पुलिस खड़ी है देख लेगी, हमें फटाफट पहन लेना चाहिए, फटाफट सीट बेल्ट लगा लेना चाहिए। तो इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाने के पीछे रीजन भी वही है। अर्लियर टाइम में लोग किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं करते थे, दे पीपल वर वेरी इनोसेंट और सेंसिटिव, बट जैसे जैसे टाइम पास होने लगा, आज अगर आपने किसी को लैंड दे रखिए फॉर रेंट पर्पस भी, तो क्या डर रहता है फ्यूचर में कि क्या वो मुझे वापस देगा कि नहीं देगा। बट वहीं अगर दोनों पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट रहेगा, दे पीपल हैव अ लीगल रेमेडी कि हाँ फ्यूचर में जाकर वो कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट उन्हें उनका राइट दिला देगा। और इसी पर्पज से ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना है, जहाँ पर आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझाए जाते हैं कि व्हेन देयर इज अ डील बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में डील होगी और वो डील ऐसी होनी चाहिए जिस पर आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, तब आपको उसका एडवांटेज रहेगा। एक्ट की अगर हम बात करें, नॉर्मली कोई भी, ये जो जैसा मैंने बोला फर्स्ट चैप्टर में आएगा हमारे कि बिल, पहले बिल होता है, जो बिल लोकसभा एंड राज्यसभा पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में पास होता है, एंड व्हेन जब दोनों हाउसेज में पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट हमारे किसी भी बिल पर असेंट नहीं देता है तब तक वो बिल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो प्रेसिडेंट की असेंट के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन इट इज एप्लीकेबल इन योर कंट्री। फिर ये आपकी कंट्री में होता है। तो सेम यही हमारी इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है कि ये एप्लीकेबल हुआ है 1 सितंबर 1872 में इन इंडिया। उसके पहले इंग्लिश रूल्स चलते थे, इंग्लिश लॉज थे जो वहाँ पर प्रिवेल करते थे, बट उसके बाद से अब यही और इसी के रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे यहाँ एप्लीकेबल है। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा सबसे बेसिक, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो हम जब कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, हमेशा लॉ में जो डेफिनेशन की आप बात करेंगे, डेफिनेशन सेक्शन 2 में रहती है। कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट, देयर आर द टू टर्म्स व्हिच इज इंक्लूडेड, वन इज एग्रीमेंट एंड सेकंड इज एनफोर्सेबिलिटी। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एंड नाउ व्हाट डज एग्रीमेंट मीन। एग्रीमेंट की अगर हम बात करें, एग्रीमेंट में दो कॉन्सेप्ट आते हैं। यहाँ अभी आज की जो हमारी क्लास है, एक तरीके से ये समझ लीजिएगा कि ये आपका ब्रीफ है अबाउट नेक्स्ट 5 to 7 क्लासेस का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हम बात करेंगे एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, वी विल डिस्कस अबाउट द एसेंशियल्स, जो एसेंशियल्स है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। अब यहाँ पर सिर्फ उनका ब्रीफ है और फिर हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स उन्हीं से कनेक्टेड रहेंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं
ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, दो पार्टीज के बीच में, और यहाँ पर दो पार्टीज रहेगी हमेशा। एग्रीमेंट क्या मैं खुद के साथ एग्रीमेंट कर सकती हूँ? नहीं, तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज, दो पार्टीज का होना कंपल्सरी है। एंड तो वन पार्टी विल प्रपोज समथिंग टू अनदर पार्टी, एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ ऑफर करती है, जरूरी नहीं है कि उसे एक्सेप्ट किया जाए, बट दिस इज डिपेंड ऑन दी अनदर पार्टी। अगर अदर पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो वो एक्सेप्टेंस, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा फिर आपका? दिस विल कन्वर्ट इनटू प्रॉमिस। दिस विल कन्वर्ट इनटू प्रॉमिस, एंड ये प्रॉमिस विद कंसीडरेशन होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर बिना कंसीडरेशन की कोई एग्रीमेंट हो रहा है देन दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड एज एंड कॉन्ट्रैक्ट, तो वो आएगा ही नहीं, वो एग्रीमेंट रहेगा बट दैट विल नॉट कम अंडर एनफोर्सेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि सारे एग्रीमेंट्स, जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो सब कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोशल एंड डोमेस्टिक। फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स ने आपको प्रॉमिस किया है मंथली पॉकेट मनी देने का, ठीक है। अगर किसी में ये प्रॉमिस हुआ है, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को क्या किया है? ऑफर किया है, और दूसरी पार्टी ने उसे एक्सेप्ट किया है। अब अगर किसी महीने बिकॉज ऑफ एनी रीजन इफ योर पेरेंट्स आर नॉट एबल टू पे यू पॉकेट मनी, क्या आप उन पे स्यू कर दोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? बिकॉज देयर इज नो कंसीडरेशन। आप बदले में पॉकेट मनी के कुछ दे रहे हो क्या पेरेंट्स को? नहीं दे रहे। तो इसीलिए एग्रीमेंट होने के लिए ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस में विद कंसीडरेशन होगा, तभी वो नेक्स्ट पॉइंट पर जाएगा, अदरवाइज वो एक नॉर्मल डोमेस्टिक और सोशल एग्रीमेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको इनवाइट किया है मेरी बर्थडे पार्टी के लिए, वो ऑफर था, आपने उसको इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया, फाइन। अब आप नेक्स्ट डे आए नहीं मेरी बर्थडे पार्टी पर, तो क्या मैं आपके ऊपर स्यू कर सकती हूँ उसके लिए? दीज आर नोन एज ए सोशल एग्रीमेंट। कि एग्रीमेंट तो हुआ है पार्टी में बट देयर इज नो लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, हमारे बीच में कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं है। यस देयर इज एन एग्रीमेंट, एक पार्टी ऑफर कर रही है दूसरी एक्सेप्ट कर रही है, बट देयर इज नो कंसीडरेशन ऑल्सो। तो इसीलिए वो सिर्फ एग्रीमेंट बन जाता है, वो कहाँ तक नहीं पहुँच पाता है? कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं पहुँचेगा। एंड द सेकेंड थिंग आएगी आपकी एनफोर्सेबिलिटी बाई लॉ। इसके 10 एसेंशियल्स हैं जो अभी स्टेप बाय स्टेप ही हम पढ़ेंगे, मैं एक साथ यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही उनको। तो एग्रीमेंट कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर लॉ की डेफिनेशन में हम बात करें एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट एवरी प्रॉमिस एंड अ सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, बोथ द पार्टीज विल रिसीव समथिंग। क्योंकि पॉकेट मनी में क्या होगा, सिर्फ आपको पॉकेट मनी मिल गई है पर फादर को कुछ नहीं मिल रहा है। और वहीं अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन who sell his car to B, ठीक है, और उसकी रेट है उसकी 5 लाख। तो यहां पर ए बी को क्या करेगा? कार डिलीवर करेगा, और बी ए को क्या करेगा? तो यहां पर दोनों पार्टीज को क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ रिसीव हो गए। क्या कितना रिसीव हो गया दैट डजंट मैटर, बट बोथ द पार्टी शुड और मस्ट गेट समथिंग, और यहां पर दोनों पार्टीज को कुछ रिसीव होगा, दैट इज कम्स अंडर द एग्रीमेंट एंड दैट कन्वर्ट इनटू योर कॉन्ट्रैक्ट। और इसके पहले अगर हम बात करें तो वो सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स जरूर थे बट दे विल नॉट कम अंडर कॉन्ट्रैक्ट। जैसा मैंने बोला था एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए? वन पार्टी विल ऑफर समथिंग एंड अनदर पार्टी विल एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर ऑफर, दैट इज नोन एज दैट कम्स अंडर प्रॉमिस। दिस इज द सेम थिंग जो हम पढ़े थे अभी। इसीलिए ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लस कंसीडरेशन, देन दैट विल कन्वर्ट इनटू योर एग्रीमेंट, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट तो समझ लिया, किसी को कोई कंफ्यूजन है? समझ में आ रहा है ना हम क्या डिस्कस कर रहे हैं?
अब आएगा हमारा एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। और बुक में भी जितने एग्जाम्पल्स दिए हुए रहेंगे उनको सबको रीड जरूर करना आपकी बुक से। जब आप घर जाकर, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जून में जो हम एग्ज़ाम देंगे, ऑलमोस्ट अगर हम कोर्स की बात करेंगे, हमारा 1 मंथ लेगा ये कोर्स, और यहाँ पर जितना पढ़ेंगे घर जाकर 1 घंटा भी अगर आप इसको प्रॉपरली दे दोगे तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। उससे ज़्यादा आपको देने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। रेगुलर बेसिस पे जितना हमने यहाँ पढ़ा है उसको रेगुलर बेसिस पर ही घर पर जाकर उसको स्टडी कर लिया और डाउट्स को क्लियर कर लिया। एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में अब कोई बता सकता है डिफरेंस क्या हुआ? इसीलिए मैंने बोला था कि जितने भी, ये लाइन बोली थी, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट्स तो होना ही चाहिए। और इसीलिए ये इसका डिफरेंसेस रहेगा कि एग्रीमेंट ब्रॉडर टर्म है, उसमें सोशल, डोमेस्टिक सारी चीज़ें आ जाती है, बट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? थोड़ा नेगो है रादर देन एग्रीमेंट। नाउ वी कम टू द एसेंशियल्स, जो कि कौन से सेक्शन में दे रखे हैं, ये वाला सेक्शन ध्यान रखना, सेक्शन 10। सेक्शन 10 से पहले यहाँ पर थोड़े सा आपको ब्रीफ दे रखा है नॉर्मल वाला, उसको देखते हैं हम लोग। देयर मस्ट, दीज आर द एलिमेंट्स, अगर ये किसी कॉन्ट्रैक्ट में इनमें से कोई भी एलिमेंट मिसिंग हुआ, इट मीन्स वो क्या नहीं रहेगा? एनफोर्सेबल नहीं रहेगा। यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज, 2 पार्टी होनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद ही खरीद कर खुद ही नहीं बेच सकती, तो मुझे 2 लोग तो जरूरी है। कोई भी एग्रीमेंट में, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में डील करने के लिए हमारे पास 2 पार्टीज रहेगी। 1 पार्टी, जैसा पहले बोला था, 1 पार्टी विल ऑफर समथिंग एंड अनदर पार्टी, ये ऑफर हो जाएगा, जो एक्सेप्ट करेगी वो सेकेंड पार्टी हो जाएगी। तो इसीलिए एक प्रपोजल रखेगी और दूसरी उसकी एक्सेप्टेंस देगी। Now, parties must intend to create a legal obligation. यहाँ पर अगर जो पार्टीज हैं जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, इफ द पीपल आर नॉट रेडी टू क्रिएट एनी लीगल बाउंडेशन, तो वहाँ पर वो एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे मैंने बोला था, हमने आज प्रॉमिस किया है कि वी विल गो टू पिकनिक ऑन टुमारो, अब कल आप आए और मेरा मूड नहीं है, मैंने मना कर दिया, तो यहाँ पर हमारा जो इंटेंशन था वो कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं था। वहीं अगर ये जगह है, मुझे किसी की ऑनर है कोई, मुझे उससे रेंट पर लेनी है, तो वहाँ पर मेरा और लैंडलॉर्ड के बीच में क्या होगा? एक लीगल रिलेशनशिप होगा, तभी मुझे ये जगह मिलेगी। तो वहाँ एक जो पार्टीज का इंटेंशन है, दे मस्ट बी बिटवीन लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होना चाहिए। अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंपायर्ड विद इन सर्टन केसेस, जैसे हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने ये अगर CA का फॉर्म फिल किया है, ठीक है, वहाँ पर जितनी एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट्स थी, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए कि नहीं दिए? दिए। अब अगर आपने कोई भी फॉर्मेलिटीज को मिस कर दिया, तो क्या इंस्टीट्यूट के पास राइट है वो आपको कह सकते हैं डिस्क्वालीफाई कर सकता है? तो सेम वे जब हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर सामने वाली पार्टी ने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि दीज आर द एसेंशियल या दीज आर द फॉर्मेलिटीज दैट यू हैव टू फॉलो, और फिर आप उसको नहीं फॉलो करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगी। तो इसीलिए अगर कोई भी फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड है किसी पर्टिकुलर केस के लिए, अगर रजिस्ट्रेशन है, जैसे ये प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पर अगर मुझे किसी को लैंड पर देना है या रेंट पर देना है, मुझे अगर इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है तो मुझे वो काम करना पड़ेगा। तो जो चीज़ अटैच्ड है आपके मेन कॉन्ट्रैक्ट से, दैट यू हैव टू डू। नॉर्मली अभी इसका डिटेल आगे आएगा। कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सप्रेस भी होते हैं, रिटन और ओरल दोनों हो सकते हैं, बट मोस्ट प्रिफरेबल कौन से रहेंगे? रिटन, बिकॉज इन फ्यूचर यू विल हैव एविडेंस, आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि कोर्ट नहीं तो कोर्ट बोलनी वही बातों पर भरोसा नहीं करेगा। तो इसीलिए जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं दैट शुड बी एसोसिएटेड विद योर कॉन्ट्रैक्ट, वो सारी चीज़ें उससे कनेक्ट होनी चाहिए। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सपोज करते हैं कि मेरे पास कार के 4 मॉडल्स हैं, ठीक है, A, B, C, D, एंड आई वॉन्ट टू सेल ओनली A मॉडल, मुझे B, C, D नहीं सेल करना है। बट मैंने जब अपने फ्रेंड से बात की
मैंने उसको बोला मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूँ, उसने एग्री कर लिया और उसके माइंड में चल रहा था कि नहीं मुझे बी वाली खरीदनी है। तो यहाँ पर क्या किया है, मैंने भी क्लियर नहीं की चीज़ें कि उसको कौन सी कार चाहिए और मुझे कौन सी बेचनी है। अब आप मार्केट में जाते हो, सपोज करते हैं आप वेजिटेबल्स लेने जा रहे हो, ठीक है, एक वेजिटेबल वेंडर है जिसके पास मल्टीपल वेजिटेबल्स है। यू हैव टू स्पेसिफाई कि आपको कौन सी वेजिटेबल चाहिए, थोड़ी ना कि आप उसको बोल दोगे कि 5 किलो कोई भी वेजिटेबल पैक कर दो, तो उससे काम हो जाएगा आपका। तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, अनसर्टेन। तो इसीलिए एग्रीमेंट्स जो होता है दैट मस्ट बी सर्टेन, नॉट वर्क, या कंफ्यूजन क्रिएट ना करे आपकी ऑडियंस में या आपकी जो भी पार्टी है उसमें, ऐसा आपका एग्रीमेंट होना चाहिए। चीज़ें जो भी हैं जो आपको बोलना है करना है वो चीज़ें क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, वॉट एवर एग्रीमेंट जो भी हम कर रहे हैं वो पॉसिबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे आप 10 लाख रुपीज़ दीजिए, इन 7 days विल डू दी वर्ल्ड टूर। हम लोग 7 days में, क्या पॉसिबल है क्या? 7 days में इम्पॉसिबल है, तो हमें पहले ही पता है दिस इज नॉट पॉसिबल। तो वहाँ जहाँ पर पहले से ही परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी नहीं है देन दैट विल नॉट कम्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। पहले से पता रहता है, अभी मैं बोल देती हूँ कि हाँ हम एक जादू से बहुत सुंदर घर बना देंगे, इज दैट पॉसिबल? नो। तो इसीलिए possibility of a performance of an agreement, whatever agreement is done between the parties, वहाँ पर पॉसिबल होना चाहिए कि वो उसकी परफॉर्मेंस टाइमली हो सके। अब ये जो रूल्स थे ये एक बेसिक रूल्स थे, मतलब ये आपके सेक्शन के नहीं बट एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट थे जो आपके किस में इंक्लूड होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में रहने चाहिए। अब हमारा सेक्शन 10 मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जहाँ पर जैसे मैंने बोला ये सेक्शन 10 हमें एक ब्रीफ देगा है सारे, और इससे रिलेटेड फिर 1 by 1 चैप्टर्स हम लोग डील करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। किसी को कंफ्यूजन है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में? There must be 2 parties. One party will offer something or another party will accept that. Free consent. Now, जो पार्टीज की हम बात कर रहे हैं, the party should agree for same thing in the same sense at the same time. टाइम भी आपका वही होना चाहिए, ये नहीं कि मुझे तो आज बेचनी है बट लेने वाला बोल रहा है नहीं 1 महीने बाद, तो इसका मतलब वी आर नॉट रेडी फॉर द सेम थिंग। तो फ्री कंसेंट है कि जहाँ पर आपने किसी को कोई फोर्स नहीं किया हो। मैंने आपको गन पॉइंट पे बोला है कि नहीं यू हैव टू बाई माई कार अदरवाइज आई किल यू। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपकी नहीं मर्जी है बट आपने फिर भी जबरदस्ती हाँ की, बट योर कंसेंट इज नॉट फ्री। तो यहाँ इसीलिए योर कंसेंट मस्ट बी फ्री। आपकी जो भी पार्टीज है दोनों पार्टी की कंसेंट क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, कोई जबरदस्ती किसी के साथ में नहीं होगी। देन ओनली दैट विल कम्स अंडर योर कॉन्ट्रैक्ट। अदरवाइज अगर ऐसा पता चलेगा देन बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा दैट यू हैव टू प्रूव कि आपकी जो कंसेंट है वो फ्री नहीं थी, एंड आप कोर्ट में जाकर उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो। कैपेसिटीज ऑफ द पार्टीज, जब हम बात कर रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज है दे मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन सी पार्टीज कॉम्पिटेंट होती है? द फर्स्ट वन द पर्सन हु हैज अटेन्ड द मेजोरिटी एज, एंड मेजोरिटी इज AB अबव 18, ठीक है, अबव 18। सेकेंड द पर्सन शुड बी साउंड माइंड। 18 अबव तो हमें पता है, ये हमें ध्यान है कि किसी भी माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट कहीं पर भी वैलिड नहीं होता है। कोर्ट उसे एंटरटेन ही नहीं करेगी, बिकॉज कोर्ट यही कहेगी व्हेन यू आर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट यू शुड अवेयर। सामने वाले की कोई गलती नहीं है, वो तो आपको बेवकूफ़ बना देगा कि नहीं मैं मेजर हूँ, पर जब कोर्ट में जाओगे तब वो हमेशा अपनी माइनॉरिटी की प्लीड करेगा कि नहीं जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस वक्त मैं माइनर था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और कोर्ट उसी की बात सुनेगी, उसमें आप ही की गलती रहेगी। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ही आपको क्या करना चाहिए, चीज़ें क्लियर करनी होगी कि दैट पर्सन इज अ मेजर और माइनर। द सेकेंड थिंग, साउंड माइंड। द पर्सन
with whom we are making a contract, वो पर्सन एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट उस पर्सन का माइंड क्या होना चाहिए, साउंड। जैसे होता है ड्रंकन स्थिति में, तो हम यही बोलते हैं ये अभी ड्रिंक किया हुआ है, इसकी स्थिति बेटर नहीं है। तो ये हो सकता है कि वो उससे पहले की और उसके बाद की तो उसकी कंडीशन क्या है, नॉर्मल है, उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। बट ड्यूरिंग दैट टाइम, तभी आप लोग सुनोगे कि कोर्ट में, हमने मूवीज में भी देखते हैं कि जब कोई कुछ गलत कर देता है तो वो बोलता है कि उस वक्त उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी। कोर्ट यही प्रूफ करने की कोशिश करता है। तो वो रीज़न क्या है, क्योंकि अगर ये प्रूफ कर दिया कि जब उसने कुछ गलत काम किया है, दैट टाइम उसकी मेंटल कंडीशन बेटर नहीं थी, तो कोर्ट उसको क्या करेगा, कम सजा देगा, हो सकता है रिलीज भी कर दे, क्योंकि उस वक्त उसकी कंडीशन प्रॉपर नहीं थी। तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब माइंड क्या होना चाहिए, साउंड। ये किसी का पार्शियल हो सकता है, किसी का कंप्लीटली। एक है कि पूरे ही टाइम जो पागल रहता है, जिसका माइंड वर्क नहीं करता, तो उसके साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही पॉसिबल नहीं है। और एक जिसका टेम्परेरी है, तो वहाँ पर आपको ये चेक करना होगा कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो अपने फुल सेंस में है या नहीं है। एंड नेक्स्ट वन आता है डिसक्वालीफाइड फ्रॉम एनी लॉ। जैसे एलियन एनिमी। एलियन एनिमी, अभी इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, ठीक है। अभी हम मान लेते हैं 2024 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, इंडिया और पाकिस्तान में वॉर स्टार्ट हो गया। इसके पहले किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। और ये जब वॉर खत्म होगा उसके बाद का जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो वैलिड रहेगा। बट इस टाइम पीरियड में किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वैलिड नहीं रहेगा। क्योंकि एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप देश के साथ मतलब गलत कर रहे हो, उसी तरीके से ये माना जाएगा। एक पर्सन है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंसी कौन डिक्लेयर करता है, कोर्ट डिक्लेयर करता है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज इंसॉल्वेंट, डोंट मेक एनी एग्रीमेंट विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। कोर्ट क्लियर स्पेसिफाई करता है। और इंसॉल्वेंसी हम जानते हैं क्या होता है। अब आपको जब सब पता है, स्टिल यू आर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद दैट पर्सन, और फिर आप बोलते हो कि सामने वाले ने मुझे पैसा नहीं दिया, और कोर्ट में जाओगे तो क्या कोर्ट सुनेगा आपकी, नहीं सुनेगा। तो इसीलिए ये कुछ लोग होते हैं, दे पीपल आर डिस्क्वालीफाइड बाय मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड स्टिल इफ यू आर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद देम, तो वहां पर कोर्ट उसे एनफोर्स नहीं करेगा। एनफोर्स तो दूर, कोर्ट उसे एंटरटेन भी नहीं करेगा। कंसीडरेशन, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, देयर मस्ट बी कंसीडरेशन बिटवीन द पार्टीज। दोनों पार्टीज को कितना मिल रहा है, दैट डजेंट मैटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, मुझे अपना मोबाइल हैंडसेट सेल करना है, ठीक है। इस मोबाइल हैंडसेट की मेरी रेट है 70,000, बट मैंने इसे सेल कर दिया 30,000 में, तो क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? बिकॉज बोथ द पार्टीज आर गेटिंग समथिंग। कितना मिल रहा है, कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, दैट डजेंट मैटर, उससे कोई लेना देना नहीं है हमें। तो इसीलिए, और बट मिलना जरूर चाहिए दोनों ही पार्टी को। तभी हमने पॉकेट मनी, सोशल एग्रीमेंट्स, इनको क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट से एलिमिनेट किया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड नहीं होते हैं। इसीलिए क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न, वे बोथ द पार्टीज आर गेटिंग समथिंग, दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिल रहा है। Now, whatever contract both the parties are making, दोनों पार्टीज के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कंसीडरेशन जो है एंड ऑब्जेक्ट दोनों ही क्या होना चाहिए, लॉफुल। लाइक आई वॉन्ट टू सेल माई कार टू यू, मुझे अपनी कार बेचनी है और मैं आपको बोल रही हूँ उस कार के बदले में आप मुझे ड्रग सप्लाई कर दीजिएगा, तो ये यहाँ पर कंसीडरेशन क्या है, वैलिड नहीं है, हमारा लॉ इसके लिए परमिट नहीं करता है। तो इसीलिए वो कंसीडरेशन क्या हो गया, गलत हो गया। अगेन ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, तो अब मैं आपको बोल रही हूँ कि आई विल गिव यू 10 लाख रुपीज, गो एंड किल दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो क्या वो भी सही है? ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, गलत है, मेरा जो पर्पस है वो गलत है। तो इसीलिए लॉफुल कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट होगा, तभी वो आप लॉ में एंटरटेन कर पाएंगे, अदरवाइज उसकी लॉ के थ्रू एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जिसकी डिटेल लिस्ट है इसी में हमारे पास, कि उनको कोर्ट ही बोलता है कि वो क्या है, वॉइड एग्रीमेंट्स है। तो वहां पर इसके अलावा अगर कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको वॉइड नहीं डिक्लेयर किया गया है, वो सारे आपके किस में आएंगे, वैलिड में आएंगे। अगर आप किसी को, जैसे ये एग्जाम्पल्स हैं,
रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड ये हम डिटेल में आएगा हमारे मैरिज लीगल प्रोसीडिंग। जैसे मैरिज का अगर हम बात करें, बिलो 18 तो आप किसी को भी रोक सकते हो मैरिज के लिए, क्योंकि वो तो वहाँ पर तो कानूनी अधिकार है आपके पास। अबव 18 हम किसी को नहीं मना कर सकते, जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे मैरिज कर सकता है। अगर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। लीगल प्रोसीडिंग में अगर मैं बोलती हूँ कि किसी को आई विटनेस है मेरे केस में कोई, और मैं उसे मना कर देती हूँ कि तुम वहाँ पर गवाही मत देना, उसके बदले में मैं तुम्हें पैसा दूंगी, और उस पैसा दे भी दिया मैंने सामने वाले को, मनी दे भी दी, बट वो कोर्ट में जाकर मेरे अगेंस्ट गवाही भी दे देता है, तो क्या मैं उससे पैसा रिकवर कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था, वॉइड था, वो कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं था। तो दीज आर द एसेंशियल्स दैट मस्ट बी इन अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये चीज़ें आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहेगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, और वैलिड नहीं होने से आप उसे कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सब कुछ क्लियर है? और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए कि दिस इज मोर देन सफिशिएंट? समझ में आ रहा है टॉपिक और कॉन्सेप्ट? ओके, तो अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पर। वैलिड तो आई डोंट थिंक बताने की जरूरत है, अभी हमने देखा था। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होंगे बताओ? चलो, यस, जितने एलिमेंट्स है, जो एग्रीमेंट भी है और एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ है, तभी वो क्या हो गए, हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। नाउ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एक टर्म आएगा आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, एक टर्म आता है आपका वॉइड एग्रीमेंट। दोनों अलग अलग टर्म्स होंगे। कैसे, इसको समझते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर हम बात करें, सपोज करते हैं मैंने आज प्रॉमिस किया है हमने कि हम लॉ पढ़ेंगे, हम 1 वीक तक, हम 1 वीक नहीं 1 मंथ हमारा ये कोर्स चलेगा, ये प्रॉमिस हुआ है, ठीक है, एंड आपने उसकी एक्सेप्टेंस भी दे दी। आफ्टर 15 डेज मुझे कुछ हो जाता है या कोई चीज़ें सफ़र करती हूँ कि मेरा इतना हाई थॉट इन्फेक्शन हो गया दैट आई कैन नॉट स्पीक, मैं बोल ही नहीं सकती। नाउ यू आर गोइंग टू द कोर्ट, कोर्ट क्या बोलेगा? अब कोर्ट कहेगा दिस इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, कोर्ट यही बोलेगा कि अब इसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आज की डेट में क्या कुछ गलत था अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे? तो आज की डेट में दोनों पार्टीज करेक्ट थी। तो ये जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होता है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ परफेक्ट होता है, बट एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस उसकी इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है, किसी भी रीजन से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, ये दो पार्टीज हैं, यहाँ पर एक पार्टी जो है सप्लाई करेगा बी को, ये प्रॉमिस हुआ था, आज की डेट ही लेते हैं हम लोग 22 फेब, आज ही एक एग्रीमेंट हुआ था ए और बी के बीच में कि यस, ए ने प्रॉमिस किया बी को आई विल सेल यू 100 kg राइस ऑन 1 मार्च। एग्रीमेंट समझ में आया? ए एंड बी के बीच में क्या आज की डेट में दोनों पार्टीज के बीच में कुछ गलत है, उसके बदले में बी उसको पैसा देगा, मान लेते हैं 10 लाख रुपीज। ओके, ये एक कंप्लीट एग्रीमेंट है बिटवीन ए एंड बी, देयर इज नथिंग रॉन्ग, ये एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट एवरीथिंग इज वैलिड। नाउ डिलीवर कब करना है? 1 मार्च को। नाउ ऑन सपोज करते हैं 28 फरवरी ए के गोडाउन में फायर, ऐसी आग लगी है कि अब कुछ बचा ही नहीं उसके गोडाउन में, सारा जितना गुड्स था उसके गोडाउन में रखा हुआ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, ठीक है। अब वो कितनी डेट को? 1 मार्च को कोर्ट में जाता है, कौन? बी, क्योंकि बी को ही नुकसान हुआ है, उसको गुड्स नहीं मिला है। बी कोर्ट में जाकर बोल रहा है कि ए मुझे गुड्स की सप्लाई नहीं कर रहा है, तो कोर्ट क्या बोलेगा? नाउ दिस इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, एक दिन में गुड्स कहाँ से लाएगा, उसके पास पॉसिबिलिटी नहीं है और उसकी कोई गलती भी नहीं है यहाँ पर, वो तो गुड्स हाँ लॉस बाय फायर है, तो वहाँ पर वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाएंगे। अब आते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स पर। इफ यू आर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर, अच्छा माइनर को भी हम माइनर का कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड अब इनिशियो है।
वो एग्रीमेंट में ही कन्वर्ट नहीं होगा, बिकॉज इनिशियल लेवल पर ही क्या है, आपको पता है कि ये पार्टी ही गलत है, फिर भी आप उस काम को कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, वॉइड एग्रीमेंट। तो वॉइड एग्रीमेंट वॉइड अब इनिशियो होते हैं, वो शुरुआत से ही गलत होते हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस की तो बात ही नहीं आती और वो कॉन्ट्रैक्ट में तो कन्वर्ट हुआ ही नहीं है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वॉइड एग्रीमेंट्स, तो वॉइड एग्रीमेंट्स एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स दे आर कंप्लीटली वैलिड, बट एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस उनकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाती है, तो इसीलिए वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स में। क्लियर? नेक्स्ट आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या बोलता है, जहां पर दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हो गया है, बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज क्या होनी चाहिए, फ्रीली एग्री होनी चाहिए, किसी भी पार्टी पर कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ए बी को गन पॉइंट पर जबरदस्ती कोई काम करवाएगा, ठीक है, कोई भी एग्रीमेंट होगा, तो यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट, ए के लिए कोई दिक्कत है क्या इसमें, ए का तो काम हो गया, उसे तो उस चीज से किसी से मतलब भी नहीं, उसे तो अपने काम करने से मतलब है, तो उसके लिए तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पॉसिबल है, उससे तो कोई इश्यू नहीं है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बी, क्या बी की कंसेंट फ्री थी, बी को ऑब्जेक्शन था, बट वो उसको बोल नहीं पा रहा था, तो यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां पर कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी के लिए पॉसिबल है, बट फॉर द अनदर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पॉसिबल नहीं है। एग्रीड पार्टी, उसे बेचारी पार्टी बोला जाता है, एग्रीड पार्टी, तो उसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं बोलेंगे कि वो उसे परफॉर्म नहीं करना चाहता, तो वो होते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर पॉसिबिलिटी है और एक पार्टी उसे परफॉर्म भी करना चाहती है और अनदर पार्टी जो एग्रीड पार्टी है वो उसकी परफॉर्मेंस नहीं चाहती है, उस कॉन्ट्रैक्ट को ही नहीं चाहती, दैट इज नोन एज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एंड दिस एग्रीड पार्टी, इस पे सबसे बड़ा कह सकते हैं बर्डन होता है टू प्रूव, ही हैज और शी हैज टू प्रूव इन कोर्ट कि क्या जो मेरी कंसेंट थी वो फ्री थी या नहीं थी, अगर वो नहीं कर पाएगा तब कोर्ट उसकी नहीं सुनेगी, तो उसके ऊपर सबसे बड़ा बर्डन यही रहेगा कि उसे ये प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में कि मुझसे ज़बरदस्ती हाँ करवाई गई है या मुझसे ज़बरदस्ती ये काम करवाया गया है। इसका पूरा डिटेल जब हम बात करेंगे फ्री कंसेंट टॉपिक की, जिसके अंदर कोरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक सब कुछ आएगा, तब आपको और डिटेल में समझ में आएगा। बट हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉन्ट्रैक्ट इज पॉसिबल फॉर वन पार्टी बट फॉर एट द ऑप्शन ऑफ अनदर पार्टी इट इज इम्पॉसिबल। अब आता है इलीगल एग्रीमेंट। अभी तक जहां हम बात कर रहे थे या तो वो कोर्ट में जाएंगे या कोर्ट में नहीं जाएंगे वाली बात थी, और उसमें भी कोर्ट में जाने पर अगर वॉइड, जैसे हमने पहले बात की थी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी या वॉइड एग्रीमेंट्स की बात की थी, आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपकी गलती है, कोर्ट का तो उसमें कोई गलत नहीं है, तो वहां पर किसी को कोई सजा नहीं मिल रही, आपकी गलती भी है तो वो गलत हो चुका आपके साथ, आपको कोई सजा नहीं मिल गई उस चीज के लिए। बट when we are talking about illegal agreements, illegal means you are doing something which is against of your law, जो आपकी कंप्लीट कंट्री में ही एप्लीकेबल नहीं है, परमिट नहीं है, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं तो वो इलीगल हो गया। वहां पर दोनों ही पार्टीज को, जो कॉन्ट्रैक्ट की दोनों पार्टीज हैं, उन दोनों को पनिशमेंट मिलता है। यहाँ तक कोई पनिशमेंट का चांसेस नहीं था, बट जब हम इलीगल एग्रीमेंट्स की बात करते हैं तो इलीगल एग्रीमेंट्स में बोथ द पार्टीज को क्या मिलेगा, आपके पनिशमेंट मिलेगा। जैसे ड्रग सप्लाई की बात की हमने, ठीक है, तो स्मगलिंग की बात कर रहे हैं, ब्राउन शुगर, ये सब क्या है, कंट्री में कोई एप्लीकेबल थोड़ी ना है, सब क्या करते हैं, ये गलत काम जो कर रहे हैं लोग, तो वो सब परमिट नहीं है। बट स्टिल इफ यू आर डूइंग, और अगर पकड़े जाते तो आप ये नहीं बोल सकते थे कि उसने सेल किया, मैंने तो सिर्फ खरीदा या मैं उसके बिहाफ पे, नो, कोर्ट विल नॉट लिसन एनीथिंग। जो दोनों पार्टीज इन्वॉल्व है उस पर्टिकुलर काम में, दोनों को सजा मिलेगी। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट अगेन ये गलत कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं, ये रॉन्ग नहीं है, सब कुछ ठीक है इसमें, बट आपने कोई माइनर या कह सकते हैं कोई टेक्निकल ऐसी मिस्टेक कर दी है जिसकी वजह से वो एप्लीकेबल नहीं हुए। जैसे अभी मैंने बात की थी, आप सीए का फॉर्म फिल कर रहे थे, ठीक है, आप
एलिजिबल हो, सब कुछ ठीक है, बट गलती से आपसे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट रह गया है जिससे सीए इंस्टीट्यूट ने आपको अभी जून अटेम्प्ट के लिए रोक दिया है, तो उसमें जो गलती हुई नेक्स्ट टाइम आप उसको रेक्टिफाई करके और फिर अपना काम कर सकते हो। तो ये अनएनफोर्सेबल, करंटली दैट इज अनएनफोर्सेबल बिकॉज ऑफ एनी टेक्निकल इश्यूज जो आपसे हो गया है, अदरवाइज वो उसमें सारी जो कंडीशंस है या जो कहेंगे सब कुछ जो पार्टीज है सब करेक्ट है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो यहाँ पर इन 5 में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर है? जितना हम पढ़ रहे हैं कल मैं वापस सब कुछ पूछूंगी, याद रखना, क्योंकि अब टाइम आप लोगों का जून है, तो अभी 1 महीने हम जितना अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर जून में जाकर आप रिवीजन ही करना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। और काम अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। जब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं सबसे पहला आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एक्सप्रेस इन अगेन रिटन और oral, डिपेंड ऑन द पार्टीज, बट कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ रिटर्न ही होंगे, जैसे इंश्योरेंस एग्रीमेंट है, तो इंश्योरेंस हमेशा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या रहेंगे, रिटर्न ही रहते हैं। तो वो डिपेंड करता है, बट हाँ जैसे अभी आप शॉप पर गए, आपने शॉपकीपर को बोला कि आई वॉन्ट बॉक्स ऑफ चॉकलेट और उसने आपको दे दी, एग्रीमेंट तो हुआ ही है वहाँ पर, ऑरल एग्रीमेंट हुआ, आपने गए बाई किया और उसको उसका पेमेंट किया और आ गए, वो बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पेमेंट भी डन, सब कुछ हो गया वहाँ पर, तो वो क्या हो गया एक तरीके से ऑरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपको कोई और एक्स्ट्रा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। या फिर अगर कभी कभार होता है कुछ एग्रीमेंट्स जो ऑरली भी हो सकते हैं, और कुछ डिपेंड करेगा पार्टीज पे, इफ दे वांट टू राइट डाउन द थिंग्स, तो वहाँ पर वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या करते हैं, रिटन फॉर्मेट में सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, तो वो भी क्या कहलाता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एक्सप्रेस इन अ रिटन फॉर्म और इन अ ऑरल फॉर्म। अब आता है जो नेक्स्ट है, दैट इज इम्प्लाइड। दिस टाइम यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग और ना यू आर सेइंग एनीथिंग, ना आप कुछ बोल रहे हो ना आप कुछ लिख रहे हो। आप गए एक शॉप पर, आपको कोई भी, मान लो कि हम एक किसी शोरूम में गए, हमें एक ड्रेस पसंद आई, हमने उसको वहाँ से पिक किया और लाकर उसको पेमेंट काउंटर पर दे दिया, तो ये मेरा जो एक्शन है, ये एक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट आई वॉन्ट टू परचेज दैट पर्टिकुलर ड्रेस, तभी मैं उसको लाऊंगी उस काउंटर पर, नहीं तो क्यों लाऊंगी। तो इसीलिए जब चीजें आपके कंडक्ट से, आपके बिहेवियर से ये एक्सप्रेस होता है, तो उसे कहा जाता है इम्प्लाइड। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ से रांची से कोलकाता ट्रेवल करना है, ठीक है, मैंने उसकी पहले टिकट लेकर रख ली, तो वो तो मेरा क्या हो गया, एक रिटर्न हो गया कि मेरे पास पहले से डॉक्यूमेंट है। अब अगर मैंने पहले टिकट नहीं ली और मैं ऑन द स्पॉट टिकट लेने के लिए मैं ट्रेन में चढ़ गई हूँ, अब मैं ट्रेन में चढ़ी तो किसी पर्पज से ही होगी, मैंने टिकट ली नहीं है, तो वहाँ पर बस जो कंडक्टर रहेगा मैं उससे वहाँ पर बाई कर सकती हूँ, क्योंकि बस में बैठना मेरा क्या इंडिकेशन देगा, मेरा ये जो कंडक्ट है ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, दैट यस आई वॉन्ट टू ट्रेवल, ये तो है नहीं मुझे चेक करने के लिए जाना है बस को, तो उसे बोला जाता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन यू आर नॉट सेइंग, यू आर नॉट राइटिंग, बट योर एक्शंस आर सेइंग, बट आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे ये इंडिकेट होता है कि हाँ हम इस पर्टिकुलर काम को करना चाहते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, पार्टीज का इंटेंशन ही नहीं था कॉन्ट्रैक्ट को बनाना और कॉन्ट्रैक्ट को करना, बट सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसी हुई, सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया और उसे फिर उसे क्या करना पड़ेगा, दोनों पार्टीज को फॉलो करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा हैंडसेट, मोबाइल हैंडसेट नीचे गिर जाता है, अब आपको मिला तो इट्स योर ड्यूटी टू रिटर्न, ये तो नहीं ना कि आप बोलोगे मुझे मिला तो वो मेरा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था कि सेलफोन लेना है, बट वो एक ऑटोमेटिक सर्कमस्टेंसेज ऐसी हुई है दैट यू हैव टू रिटर्न द थिंग्स, तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, गलती से आपने किसी को एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है, आपको जब रियलाइज हुआ तो क्या आप अपने पेमेंट की डिमांड कर सकते हैं क्या?
कर सकते हैं। अब वो सामने वाला कहेगा नहीं अब आपकी गलती है नहीं देंगे हम, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो वहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था, बट वो सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हुई थी कि लॉ बोलेगा कि यस यू हैव टू पे द एक्स्ट्रा अमाउंट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। और ई कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, जो हमने अभी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े थे, अब क्योंकि हम आजकल डिजिटलाइज्ड में हैं, टेक्नोलॉजी में हैं, तो इसीलिए अब पेपर पेन पर नहीं होकर अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट्स, कि आपके सारे ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे होने पर ई ऐड कर दिया। बाकी जैसे हम लोग पहले लेटर करते थे, अब हम लोग ईमेल करते हैं, द सेम वे, चीज़ें तो वही लिख रहे हैं, तो सेम वही कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशन सब सेम रहेगी, कोई एलिमिनेट इसमें असेंशियल इसमें भी एलिमिनेट नहीं होना चाहिए। जितने असेंशियल्स हम पढ़े हैं वो ई कॉन्ट्रैक्ट में भी रहेंगे, बस इस बार आप काम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से कर रहे हो, प्रिंट मीडिया के अलावा। किसी को कंफ्यूजन है इस फॉर्मेशन बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स? क्लियर? नेक्स्ट, परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस की बेसिस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा आएगा दैट फर्स्ट वन आता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई सेड व्हेन यू गो टू ए शॉप, आपने शॉपकीपर को जो आपको चाहिए था, एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए थी, आपने बोला था मुझे ये कोल्ड ड्रिंक दीजिए, शॉपकीपर ने आपको वो कोल्ड ड्रिंक दी, आपने उसका पेमेंट किया, आ गए। अब क्या कोई लंबी लाइबिलिटीज है क्या? दोनों की काम हो गया। दैट इज नोन एज ए एग्जीक्यूटेड व्हेन बोथ द पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशन से क्या हो गई है? रिलीज हो गई है। तो जब जो दोनों पार्टीज रिलीज हो जाती है उसको बोला जाता है एग्जीक्यूटेड। और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जहां पर ये दो अलग अलग टाइप हैं, फर्स्ट है एक पार्टी रिलीज हुई है और सेकंड है जहां अभी दोनों ही पार्टी रिलीज नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने बात की ए और बी, ए को बी को गुड्स डिलीवर करने थे, ए ने प्रॉमिस किया कि वो गुड्स को 25 फरवरी को डिलीवर कर देगा, ठीक है, और बी उसे अभी ही पेमेंट कर देता है। नहीं, ए 25 को डिलीवर करेगा, तो यहाँ पर किसका ऑब्लिगेशन बाकी है? अभी ए का ऑब्लिगेशन बाकी है और बी का राइट बाकी है। वहीं बी ने अपने ऑब्लिगेशन को पूरा कर दिया, उसको जो पेमेंट करना था ही हैज डन दैट पेमेंट। तो यहाँ पर दिस इज नोन एज ए यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर एक पार्टी का ऑब्लिगेशन ड्यू है और एक पार्टी का फुलफिल हो गया है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता था, ऐसा मत समझना जैसे ए ने आज गुड्स डिलीवर कर दिया, बी बोलता है आई विल पे आफ्टर 5 डेज, तो वहां पर वैसा भी हो सकता है कि दोनों में से कोई भी एक पार्टी अभी पे कर गई है और एक पार्टी फ्यूचर के लिए उसको छोड़ गई है। वही सेम चीज यहाँ पर अगर हम बात करें, इससे कलर वाइट में चला गया क्या? नहीं, उल्टा चलाती हूँ, चल जाएगा। ए एंड बी, यहाँ पर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ए ने बोल दिया है कि गुड्स डिलीवर करेगा 25 फेब को और बी भी बोलता है ओके आई विल पे ऑन 25 फेब ओनली। अभी दोनों फ्यूचर एग्रीमेंट के लिए रेडी हो गए, तो दोनों ने ही पार्टीज ने क्या नहीं किया है? अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं किए हैं। दैट कम्स अंडर बाइलेटरल। बाई मतलब ही 2 होता है और यूनि मतलब 1 होता है। एग्जीक्यूटिव मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट में अभी पार्टीज के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अभी बाकी है, तो इसीलिए उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर हो सकता है बोथ द पार्टीज के ड्यू है ऑब्लिगेशन, हो सकता है वन ऑफ द पार्टी का ऑब्लिगेशन ड्यू है। तो दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। इफ यू पीपल हैव डाउट इन एनी ऑफ द टॉपिक देन टेल मी। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां पर आप उसको एनफोर्स नहीं करवा सकते बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज, कि आप ही से गलती हुई। जैसे मैंने बोला फॉर्म में आपने कोई ऐसी चीज़ थी जो रिक्वायर्ड थी, आपने उसको फिल नहीं की, ठीक है। अब आप कोर्ट में जाते हो कि किस बेसिस पे इसने मुझे रिजेक्ट किया है, तो कोर्ट क्या बोलेगा कि ये अभी
आपने ये काम नहीं किया था, इसलिए उसको अनएनफोर्सेबल किया कि आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते क्योंकि गलती हमारी है वहाँ पर। अगर मुझे बोला कि 10th की मार्कशीट सबमिट करवाना, हाँ आप नहीं किए, तो वो तो पार्टी का पहले ही वो राइट था। वहीं अगर हम बात करते हैं कि 50% तो होना ही चाहिए, ये एक पहले से है कि फिक्स है, तभी आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब आप फिर भी फिल कर देते हो, फिर बोलते हैं कि नहीं मैंने तो पैसा दिया था, फिल कर दिया, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। नो, बिकॉज वो अनएनफोर्सेबल था पहले से ही, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और अगर एलिजिबिलिटी के बेसिस पे होता है तो आपके सब कुछ ठीक था, बट कोई जैसे 10th का डॉक्यूमेंट आपने सबमिट नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम आप वो सबमिट करके फिर अगर उसका रिजेक्शन होता है तब आप उसको फिर एनफोर्सेबल करा सकते हो। एक बार जितना टॉपिक हमने पढ़ा है अपनी बुक से फटाफट देख लीजिए। ये जो डिफरेंसेस है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, डिफरेंसेस अपने बेसिस पर एक बार पढ़ना, अगर कोई डाउट रहेगा तो फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि टॉपिक अगर क्लियर है तो कोई डाउट वैसे भी नहीं आएगा, बट स्टिल रहेगा तो हम उसको वैसे डिस्कस। वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट, अनएनफोर्सेबल का एक एग्जाम्पल आप ये भी देख सकते हो। जब हम अनएनफोर्सेबिलिटी की बात करते हैं तब एक लिमिटेशन एक्ट होता है, ठीक है। लिमिटेशन एक्ट क्या बोलता है, अगर आपने किसी को लोन दिया है और वो लोन पेमेंट करने का जो टाइम पीरियड है, मान लेते हैं 2024 में उसे मुझे रिपेमेंट करना था, उसने नहीं किया है। नाउ आई हैव नेक्स्ट 3 years, अगले 3 साल तक मेरे पास राइट है कि मैं उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकती हूँ, बट आफ्टर दैट मैं नहीं कर सकती। तो इसीलिए फिर अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, अनएनफोर्सेबल हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा। तो ये जो लिमिटेशन एक्ट है ये सबके लिए क्या बताता है, एक लिमिटेशन, एक टाइम पीरियड देता है। जैसे आप लोग सुनते हैं ना कि 7 साल तक अगर कोई लापता हो जाता है तो उसको डेट घोषित कर देते हैं, इस तरीके से 7 या 20 years ऐसा कुछ होता है। तो वहाँ पर अब उसके बाद में अगर वो पर्सन आकर अपनी कोई डिमांड करता है तो कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करता। ये मूवीज में बोलते हैं 7 years का ऐसे होता है कि 7 साल तक कोई कहीं गायब रह जाता है, तो उस कंडीशन में, या 20 years तक आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने राइट कर रखा है तो उसके बाद में वो छोड़ेगा नहीं उस प्रॉपर्टी को, ऐसे करके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके बेसिस पे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अब कल से ये हमारा नया टॉपिक मतलब वही जैसा मैंने बोला था, इंडिविजुअली अब हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब चीज़ें हम इंडिविजुअली अब डिस्कस करेंगे। और इन्हीं में अब आपके केस लॉज आएंगे, केसेस आएंगे कि हाँ ये, पर हाँ अभी तक भी हमने पढ़ा उसमें ऐसा कोई केसेस वाला बात नहीं था, बट अब धीरे धीरे जो टॉपिक्स आएंगे उनमें केसेस रहेंगे।